नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जहां हम लोग डिफरेंट एग्जाम्स के डिफरेंट ईयर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने जेटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू किया था। आज का जो सेशन होने वाला है वो 1 to 5 अर्थात कि जो प्राइमरी लेवल का पेपर है उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने लिया है जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि इनमें से कौन सा कारक अधिगम को प्रेरित करने वाला है। ठीक है, इसके जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बाह्य कारक, ऑप्शन 2 है विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, या फिर ऑप्शन 3 है कि लक्ष्य की प्राप्ति करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि अधिगम को अभिप्रेरित कौन सा कारक करता है, तो इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात कि लक्ष्य को प्रेरित करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वाइगोत्स्की ने बच्चे के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किस एक कारक की भूमिका के महत्व पर अधिक जोर दिया था। ठीक है, और जो इनके ऑप्शन हैं उनको देख लेते हैं। सामाजिक, वंशानुगत, मानसिक, या फिर शारीरिक। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अर्थात कि सामाजिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बुद्धि लब्धि परीक्षण। ठीक है, बुद्धि लब्धि का क्वेश्चन आ गया है। ये बुद्धि लब्धि का जो क्वेश्चन होता है ये इंपॉर्टेंट होता है और जेटेट का एग्जाम में रिपीट करते रहता है। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा। बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 वर्ष के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। और जो इनके ऑप्शन हैं 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, या फिर 12 वर्ष। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनके आधार पर आपको बताना है कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो है कि राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है। ऑप्शन नंबर 2 है सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात कि सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसके जो आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं, उनको देख लेते हैं। बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है कि बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात कि बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बच्चे केवल कक्षा में नहीं सीखते हैं बल्कि वे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही साधनों से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। कूदना, लिखना, दौड़ना, या फिर चढ़ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात कि लिखना। ठीक है, सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण कौन सा है, लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन सीटेट में भी रिपीट करता है और जेटेट में भी रिपीट करते रहता है। ठीक है,
इसके ऑप्शन कौन कौन से? डेविड वेसलर, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग या फिर अल्फ्रेड बिने। तो जो बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था सबसे पहले, वो कौन थे? वो थे अल्फ्रेड बिने। ठीक है, इन्होंने बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले खोज किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है तो एक शिक्षक निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? ठीक है, मान लेते हैं अगर आप विद्यालय के शिक्षक हैं और सबसे पहले कोई विकलांग बच्चा आपके विद्यालय आता है तो सबसे पहले आपको क्या करनी चाहिए? इनके जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। उसकी विकलांगता के अनुसार उसे विशेष स्कूल में भेजनी चाहिए, अन्य छात्रों से दूर रखना चाहिए, सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा संचालित करना चाहिए या फिर सहयोगी योजना विकसित करने के लिए उनके अभिभावकों से चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात कि सहयोगी योजना विकसित करने के लिए सबसे पहले उनके अभिभावकों के साथ बातचीत या फिर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दो विद्यार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक विद्यार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा विद्यार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? और जो इनके ऑप्शन हैं उनको देख लेते हैं। अति सामान्यीकरण, विकासात्मक सरलीकरण या फिर 1 2 3 दोनों, तीनों। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात कि विकासात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, उनको पढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? इनके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि संगति की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर 2 है प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर 3 है भावात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर 4 है नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तो इसमें ऑब्वियस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात कि नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीन पियाजे का क्वेश्चन आपको जेटेड और सीटेड दोनों में ही रिपीट होते हुए मिल जाएगा। अगर आप सीटेड का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन कितना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? और जिनके ऑप्शन है यौन विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर सामाजिक विकास। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्षेत्र में जीन पियाजे का सिद्धांत जो है ये अभूतपूर्व आप कह सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बालकों के चिंतन, तर्कना के विकास के जैविक तथा संरचनात्मक तत्वों पर बल डालते हुए संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए परीक्षण का अंतरण दूसरे भाग से हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, और जो इनके ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात कि द्विपार्श्विक अंतरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर, पाउलोव, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात कि स्किनर। ठीक है, अनुकूलन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो स्किनर द्वारा किया गया था। ठीक है, स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? ये चूहों पर प्रयोग करके इस सिद्धांत को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14। अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? इसके ऑप्शन है व्यवहारात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है,
इसको 1969 से 1971 के बीच में ये जो अल्बर्ट बंडूरा थे उन्होंने दिया था। ठीक है, यह व्यवहार रूपांतरण के नियमों तथा संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक का संतुलन संश्लेषण होता है, इस नियम में ये कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। ठीक है, ये मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? स्टर्न ने, बीने साइमन ने, टर्मन ने या फिर सिरिल बर्ट ने। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीने साइमन ने। ठीक है, मानसिक आयु का जो प्रत्यय है किसने दिया था? बीने साइमन ने। ठीक है, तो मानसिक आयु एक दूसरे तरह की आयु होती है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में वैज्ञानिक के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तनाव का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या फिर अभ्यास का नियम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा तनाव का नियम। ठीक है, तनाव का जो नियम है, अन्य तीन तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम तथा अभ्यास का नियम अधिगम के नियम है जिसे थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत में दिया है। अगर आपने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा था तो आपको ये मालूम होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, डैश संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था? कुत्ते पर, बिल्ली पर, बंदर पर या फिर चूहे पर? पावलोव ने संबंध की प्रतिक्रिया किसके ऊपर किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कुत्ते के ऊपर। ठीक है, पावलोव द्वारा अधिगम के क्लासिकी अनुबंधन का प्रतिपादन किया गया था, ये आपको पता होगा, जिसमें उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, और ये सब याद रखिए कि थॉर्नडाइक के द्वारा बिल्ली पर प्रयोग किया गया था। ठीक है, और स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया था, फिर कोहलर ने बंदर पर प्रयोग किया था। ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलो या फिर वुडवर्थ? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अभी मैंने आपको बताया, इसका सूझ का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? कोहलर ने। ठीक है, कोहलर ने कहा था कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को उन्होंने बताया था। ठीक है, और ये बंदर के ऊपर ये अपना सिद्धांत का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है संवेदना, प्रेरणा, सीखना या फिर प्रत्यक्षीकरण? तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात की प्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी करने अथवा नियंत्रित करने या फिर नियमित करने की एक प्रक्रिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विस्मृति कम करने का उपाय है सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, सीखने में कमी, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना? तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात की पाठ की पुनरावृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्रोध व भय प्रकार है। ठीक है, क्रोध और भय किसका प्रकार है? संवेग, अभिप्रेरणा, परिकल्पना, मूल प्रवृत्ति? तो क्रोध व भय किसकी एक प्रकार है? ये संवेग की एक प्रकार है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है अनुकरण, सीखना, कल्पना या फिर चिंतन? तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अर्थात कि अनुकरण। ठीक है, दूसरे व्यक्ति के जो बाह्य व्यवहार है उसका जो नकल करना उसको क्या कहते हैं? अनुकरण। अनुकरण या नकल दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों की नकल करना या फिर अनुकरण समान प्रदर्शन, जो व्यक्ति एक समान प्रदर्शन करता है उसको भी हम लोग अनुकरण कर सकते हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो इसे क्या कहा जाता है? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण या फिर सीखना? तो जो क्वेश्चन नंबर
23 है, इसका करेक्ट आंसर होगा 1 अर्थात कि सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ठीक है, धनात्मक अंतरण को ही सकारात्मक स्थानांतरण या फिर सकारात्मक अंतरण भी कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सीखी हुई बात को स्मरण करना या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? ठीक है, स्मृति, कल्पना, विस्मृति या फिर ध्यान। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात की विस्मृति। ठीक है, जब सीखा हुआ ज्ञान धारणीय ना हो या फिर धारण नहीं किया जा सकता है या फिर भूल गए हों या फिर उसको स्मरण नहीं किया जा सकता है, उस स्थिति में हम लोग इसको विस्मृति या फिर विस्मरण भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि या फिर श्रेष्ठ बुद्धि या फिर छिन्न बुद्धि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 अर्थात की सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हाल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? और जो इनके ऑप्शन है उनको देख लीजिए। अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, बुद्धि की प्रकृति, मूल्यों का विकास, किशोरा का मनोविज्ञान। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अर्थात कि किशोरों का मनोविज्ञान। तो हाल एक ऐसे मनोविज्ञान थे जिन्होंने पहल अमेरिका में किशोरावस्था का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। ठीक है, हाल के अनुसार किशोरावस्था एक आंधी तूफान की अवस्था होती है। यह एक तनाव व तूफान की अवस्था होती है। ठीक है, हाल ने किशोरों पर ज़्यादा ध्यान दिया था। ठीक है, उनके ऊपर अध्ययन किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया था? हाल ने, कमेनियस ने, हालिंगवर्थ ने या फिर प्रायड ने? तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका करेक्ट आंसर होगा प्रायड ने। ठीक है, जो प्रायड ने मानव के मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत सिगमंड प्रायड के नाम से उन्होंने दिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? सिगमंड, डब्ल्यू बुंड, पावलो या फिर वाटसन? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 डब्ल्यू बुंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? मैक्स वथिमर, फ्रांच ब्रेंटानो, एडगर रूबिन, कर्ट लेविन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अर्थात कि मैक्स वथिमर। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जर्मन मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, संघनन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा, अधिगम, स्मृति या फिर ऑप्शन नंबर 4 सृजनात्मकता? तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात की सृजनात्मकता पर। ठीक है, संगणन की जो सिद्धांत है वो किस पे रिलेटेड है? वो सृजनात्मकता से रिलेटेड है। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। और इसी प्रकार से जेटेट या फिर अन्य जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उनमें शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि इसका लाभ सबको पहुँचे। धन्यवाद, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।